मुकुंद के ताड़गोले के बाग थे। वो ताड़गोले के दरख्त पर चढ़कर ताड़गोले तोड़ता था और फिर इन ताड़गोलों को साहूकार को फरोख्त कर उससे पैसे कमाता था। अरे भाई, अब तुम ताड़गोले ज्यादा दिया करो। बाजार में ताड़गोले की मांग में इजाफा हुआ है। जी जनाब, कल से ज्यादा ताड़गोले देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। मुकुंद और मयूरी की एक दुख्तर थी मीना। मीना कहाँ है? अभी यही थी, शायद अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई होगी। लेकिन आपको उससे क्या काम आ गया? अरे उसे ताड़गोले खाने थे, तो देखो उसके लिए कुछ ताजे ताड़गोले तोड़ कर लाया हूँ। तभी मीना, अरे वाह, ताड़गोले, ये सब के सब मैं ही खाऊंगी। हाँ, तेरे लिए ही लाया हूँ, आराम से खा। बरसात हो या गर्मी, मुकुंद हर मौसम में ताड़गोलों की दरख्त पर चढ़ता था। एक रोज की बात है, मुसलसल 2 रोज से बारिश रुक ही नहीं रही थी। ऊपर वाले के करम से ये बारिश जल्दी रुक जाए। आज दरख्त पर होशियारी से चढ़ना, दरख्त की शाख भी गीली होगी। हाँ, होशियारी से ही चढ़ूंगा, मैं कोई नौसुखिया थोड़ी हूँ। इल्म है आप उस्ताद हैं, लेकिन फिर भी ख्याल रखिएगा। हाँ बेगम साहिबा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है। मुकुंद ताड़गोले की दरख्त पर चढ़ गया और एक एक करके होशियारी से ताड़गोले तोड़ने लगा। कुछ देर गुजर गया और फिर एकाएक मीना वहाँ पहुँची। अब्बा! मीना की आवाज सुनकर मुकुंद का तवज्जो ही नहीं रहा और वो फिसलकर सीधा दरख्त के नीचे गिर गया। अब्बा! मीना ने फौरन कुछ गांव वालों को आवाज लगाई। सब दौड़े चले आए। चाचा, अब्बा गिर गए। गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मुकुंद का ऑपरेशन किया गया, लेकिन अब वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। अब क्या होगा? अब हमारा घर कैसे चलेगा? आप फिक्र मत कीजिए जी, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। ऊपर वाले ने हमें तकलीफ दी है, तो वो ही हमें रास्ता भी दिखाएगा। लेकिन कैसे? मैं अपाहिज बन गया हूँ। इससे बेहतर कि ऊपर वाला मुझे मार ही देता। ऐसा ना कहिए, आप ही हमारी जिंदगी है। मयूरी और मुकुंद परेशान थे कि अब उनकी आगे की जिंदगी कैसे बसर होगी। कुछ रोज बाद मुकुंद को घर लाया गया। मयूरी और मुकुंद के बचत किए हुए सारे पैसे उसके इलाज में खत्म हो गए। मैं कहीं काम तलाशती हूँ। तुम बाहर और घर का काम तनहा कैसे संभालोगी? मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। कोई तो ऐसा काम होगा जो मैं इस हाल में भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप आराम फरमाइए। नहीं मयूरी, मैं ऐसे तुम पर बोझ नहीं बन सकता। फिर ऐसी हालत में आप क्या कर सकते हैं? कुछ तो जरूर होगा ही। अगले रोज से मयूरी ने काम तलाशना शुरू किया। वो कई दुकानों और कंपनियों में गई, लेकिन उसे कहीं मुलाजमत हासिल नहीं हुई। मुझे कोई काम तो नहीं हासिल हो रहा, सोच रही हूँ कोई कारोबार ही कर लूँ। कैसा कारोबार? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? आज बाजार में पकौड़ी की दुकान देखी थी, काफी हुजूम जमा था। मैं भी तो अच्छे पकौड़े बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं भी पकौड़े फरोख्त करूँ। कर तो सकती हो, लेकिन सभी लोगों को पकोड़े उसी दुकान के पसंद हैं, तो तुम्हें कुछ नए तरीके से पकोड़े बनाना चाहिए। कैसे तरीके? जैसे चाइनीज पकोड़े हैं जो बच्चों को बेहद पसंद आते हैं, वैसा ही कुछ नया। वैसा कुछ? मीना तू बता, तुझे और क्या खाना पसंद है? मुझे तो मैगी पसंद है। मैगी पकौड़ा कैसा रहेगा? मैगी के पकोड़े भी बनते हैं क्या? हाँ, वो भी बहुत कुरकुरे। जा मीना, दौड़कर एक पैकेट मैगी लेकर आ। मीना मैगी खरीदने चली गई और कुछ देर बाद 2 मैगी के पैकेट ले आई। मीना ने मैगी को उबाला और फिर उन्हें सुखाकर उसमें कुछ मसाले मिलाकर कढ़ाई में मैगी पकौड़े तलने लगी। मीना एकटक अपनी वालिदा के हाथों को देख रही थी। जैसे ही मैगी के पकौड़े तलकर बाहर आए, मीना ने झट से एक पकौड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल दिया। अरे अरे, गरम है।
बहुत जायकेदार है अम्मी, वाह। मीना ने एक मैगी का पकौड़ा अपने वालिद को भी दिया। ये तो वाकई जायकेदार है। हाँ, मैंने कहा था ना कि बहुत जायकेदार बनते हैं। क्या ये मैगी के पकौड़े बाजार में फरोख्त होंगे? हाँ हाँ यकीनन, ये तो आग लगा देंगे। मयूरी ये सुनकर खुश थी। कुछ रोज बाद मयूरी और मुकुंद ने मिलकर बाजार में मैगी के पकौड़े का स्टॉल लगा दिया। ये क्या है आंटी? मैगी पकौड़ा। मैगी के पकौड़े? हाँ। एक प्लेट दीजिए मुझे। हाँ हाँ, लो बेटा। मयूरी ने उस लड़की को मैगी के पकौड़े दिए। वाह, कितना जायकेदार है। आज तक ऐसे पकौड़े कहीं नहीं खाए। उस लड़की को देखकर कई और लोगों ने मयूरी के मैगी पकौड़े चखे। चाची, ये तो मस्त है। मुकुंद मैगी पकौड़े तलने में मयूरी की मदद कर रहा था। वो अपाहिज था। पहले ही रोज मयूरी और मुकुंद की अच्छी खासी कमाई हो गई थी। वो लोग खुशी खुशी घर लौटे। सोचा नहीं था कि हमारी इतनी अच्छी आमदनी होगी। इस गमज़दा जिंदगी में यही एक खुशी है। अब्बा, आप फिक्र ना कीजिए, हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे। आप भी ठीक हो जाएंगे। पूरे खानदान में उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। सब मिलकर और मेहनत से कोशिश करने लगे। उनका मैगी पकौड़े का कारोबार भी चल पड़ा था। खरीदारों का हुजूम लगने लगा और साथ ही उनकी आमदनी में भी इजाफा होने लगा। मैगी पकौड़े जल्द ही मशहूर हो गए। उनकी आमदनी में इतना इजाफा हुआ कि मुकुंद का अच्छे से अच्छा इलाज शुरू हो गया। इस ट्रीटमेंट से उम्मीद है मुकुंद जी आप चल पाएंगे। कुछ जरूरी सर्जरी करनी होंगी, लेकिन आपका जिस्म इस ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है। ये खबर भी उस खानदान के लिए अच्छी थी। 6 माह बाद आज मयूरी ने मैगी पकौड़ी की बड़ी दुकान खोल ली और इस खुशी को दोगुना मुकुंद ने किया। आज कुछ पलों के लिए ही सही, वो डगमगा कर खड़ा हुआ। ये उम्मीद की वो रोशनी है जो दिखाती है कि मुकुंद बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और ये सब इनके एक मैगी पकौड़ी की बदौलत मुमकिन हुआ। और आगे भी ये मैगी पकौड़ा धूम मचाता ही रहेगा। नितुंजी नाम का एक गांव था, जहां पर अनिल नाम का आदमी पकौड़े बेचा करता था। अनिल अपनी बीवी निशा के साथ रहा करता था। ठीक अनिल के पकौड़े की दुकान के सामने कुलदीप नाम के आदमी ने चाय और शहर की मशहूर ओरियो बिस्किट बेचना शुरू किया था। कुलदीप और अनिल एक दूसरे से जलते थे। एक दिन कुलदीप और अनिल रास्ते में मिले। अरे भाई अनिल, पकोड़े कैसे बिक रहे तुम्हारे? अरे भाई तुम्हें क्या बताऊं, जब से तुम ये शहर की ओरियो नाम की बिस्किट लेकर आए हो ना, तब से सबको चाय के साथ इसी को खाना है। अब क्या बताओ अनिल भाई, धंधा तो मेरा भी अच्छा नहीं चल रहा है। कभी आपके पास ज्यादा ग्राहक हो जाते हैं, कभी मेरे पास। एक काम कीजिए, आप आपके पकोड़ों को बेचना बंद कर दीजिए। अरे कैसे बात कर रहे हो भाई, मेरी दुकान तुमसे पहले शुरू हुई थी, इसलिए तुम अपनी दुकान बंद करो। मैं अपनी दुकान नहीं बंद करूंगा। तो फिर मैं भी अपनी दुकान बंद नहीं करूंगा। दोनों एक दूसरे से झगड़ा करके अपनी अपनी दुकान पर चले जाते हैं। और दूसरी ओर जमींदारनी नीतू अपने चेले टीटू को कहती है, टीटू, मुझे एक नया कारोबार खोलना है, बताओ हम क्या कर सकते हैं? मालकिन, आजकल मैंने देखा है कि कस्बे में शहरी पकवान ज्यादा बिक रहे हैं। जैसे कि मैंने सुना है कि मैगी नाम का कोई पकवान बहुत ज्यादा बिक रहा है कस्बे में, लजीज भी होता है। अगर ऐसा है तो कल से हम वो मैगी ही बेचेंगे, वो भी लजीज बनाने वाली केमिकल को डालकर। जा टीटू, मैगी का सामान लेकर आ और अपने गुल्लू से, जो दूसरे गांव में दवाई बेचा करता है, से खाने को लजीज बनाने वाली दवा लेकर आ। वाह मालकिन, धंधा खुला नहीं और लोगों को लूटने का रास्ता भी सोच लिया। आप तो सच में बड़ी लालची निकली। चल फुट, जो लाने का है वो लेकर आ, ज्यादा मुंह मत चला। टीटू सामान लेने चला जाता है और शाम तक
सारा सामान लेकर आ जाता है। अगली सुबह जमींदारनी गांव में मैगी बेचने लगती है। ले लो मैगी ले लो, ना ओरियो ना पकोड़े, मैगी खा के हम दौड़े, मैगी खाओ ताकतवर हो जाओ। तभी वहाँ से एक औरत गुजरती है और वो मैगी की बात सुनकर रुक जाती है। अरे वाह, मैंने तो सुना है मैगी तो सिर्फ शहर में बिकती है, मगर अब इस गांव में भी बिकेगी मैगी। गांव में मुझे छोड़कर कोई भी मैगी नहीं बनाता। अगर ऐसा है तो लाओ एक प्लेट मैगी खिलाओ। हाँ, अभी खिलाती हूँ। ए टीटू, एक प्लेट मैगी लगा दे। टीटू उस औरत को एक प्लेट मैगी देता है और वो औरत उस मैगी को खाकर बहुत खुश होती है। ये तो बड़ी ही लजीज है। इससे पहले मैंने ऐसा कोई लजीज खाना नहीं खाया है। आज से हर दिन एक प्लेट मैगी जरूर खाऊंगी। मैगी बहुत लजीज थी क्योंकि जमींदारनी उसके अंदर लजीज खाना बनाने वाली दवा डालती थी, मगर इस बात से गांव के लोग अनजान थे। धीरे धीरे गांव के सभी लोग जमींदारनी के मैगी के ठेले पर ही अपना नाश्ता और कई बार खाना भी खाया करते थे। अनिल और कुलदीप के ग्राहक ना के बराबर हो चुके थे, इसलिए एक दिन कुलदीप अनिल के पास जाता है और उससे कहता है, अरे अनिल भाई, आजकल धंधा कितना हो रहा है? अब क्या बताए, धंधा तो ना के बराबर चल रहा है। सब इस जमींदार की मैगी की वजह से हुआ है। अनिल भाई, मुझे लगता है कि हमें एक बार वहां जाकर वो मैगी खानी चाहिए। हाँ, चलो जाकर खाते हैं। अनिल और कुलदीप दोनों ही जमींदारनी के मैगी के दुकान पर जाते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं, टीटू को मैगी बनाते हुए देखते हैं। टीटू लजीज बनाने वाली दवाई को मैगी में डाल रहा था। टीटू, ये तुम मैगी में क्या डाल रहे हो? ये किस तरह का केमिकल है? अरे भाई, कुछ नहीं है, ये मैगी को लजीज बनाती है। नहीं, मैंने देखा तुम लजीज बनाने वाले दवाई को मैगी में डाल रहे थे। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लोग इसे खाकर बीमार पड़ सकते हैं? तभी वहाँ पर जमींदारनी आ जाती है और वो उनसे कहती है, हाँ तो डाल रहे हैं हम वो दवाई, इससे तुम्हें क्या? लेकिन ये गलत है। हाँ तो क्या? मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ, जो करना है करो। सबको यही लगेगा कि तुम दोनों का धंधा ठप हो गया है, इसीलिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अब जाओ यहाँ से, हमें बहुत काम है। अनिल और कुलदीप वहाँ से चले जाते हैं। वो देखते हैं कि अनिल की दुकान के पास एक साधु खड़ा है। बेटा, खाना खिला दो। बेटा, बड़ी दूर से यात्रा करके आया हूँ, कुछ खिला दो। दूध, पकोड़े, कुछ भी चलेगा। हाँ साधु जी, अभी मैं आपको खाने के लिए पकोड़े देता हूँ। मैं भी आपके लिए दूध और ओरियो लेकर आता हूँ। कुलदीप दूध और ओरियो लेकर आता है और अनिल पकौड़े। साधु अनिल के पकौड़े और कुलदीप के ओरियो बिस्किट को खाकर दूध पी लेता है। बेटा, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने देखा तुम दोनों मेरे पास आए तभी नाराज थे। क्या बात है बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनिल और कुलदीप नीतू जमींदारनी की सारी बातें साधु को बताते हैं, जिसे सुनकर साधु उनसे कहता है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम दोनों जमींदारनी से भी कहीं ज्यादा जायकेदार पकवान बना सकोगे, लेकिन तुम दोनों को एक साथ काम करना होगा। साधु अपने हाथों को आगे करता है और एक मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही उनके हाथों में एक जादुई कढ़ाई आ जाती है। वो कढ़ाई वो अनिल को देते हुए उससे कहते हैं, ये कढ़ाई लो, इस कढ़ाई में पानी भी तेल का काम करेगा। इस तेल में तुम दोनों अपने अपने पकवान साथ में मिलाना और साथ में काम करना। बस बढ़ते रहो और अच्छी नीयत रखो। जी साधु जी। साधु अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुलदीप अनिल को ओरियो देता है और उस कढ़ाई में डालकर तलने लगता है।
अनिल उस ओरियो पकौड़े को बाहर निकालता है और दोनों ही उसे खाते हैं। वो ओरियो पकौड़ा बहुत ही लजीज होता है। ये तो सच में लजीज है। इसे तो हमें अभी से बेचना शुरू कर देना चाहिए। अनिल और कुलदीप दोनों ओरियो पकौड़ा बेचना शुरू करते हैं। पकौड़े पकौड़े, ओरियो पकौड़े, इसे खाकर कोई भी पेट पकड़ के ना दौड़े, क्योंकि ये है लजीज और सेहत के लिए अच्छे भी। तो भाई खाओ हमारे पकौड़े। तभी वहाँ से एक आदमी अपना पेट पकड़कर जा रहा था। वो ओरियो पकौड़े सुनकर रुक जाता है और कहता है, अरे ये क्या है भाई, ओरियो पकौड़े पहले कभी तो नहीं सुने। अरे सुने नहीं है तो खा कर देख लो। और हाँ भाई, तुम ये पेट पकड़ कर क्यों बैठे हो? अबे क्या बताओ भाई, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कस्बे में बहुत लोगों को ये दिक्कत हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये ओरियो पकोड़े खाऊं या नहीं खाऊं। खा के देख लो, क्या पता तुम्हारे पेट का दर्द भी ठीक हो जाए। पकवान है कि दवाई? लाओ खा कर देखता हूँ, एक दो खिला दो। कुलदीप उस आदमी को एक प्लेट ओरियो पकौड़े खाने के लिए देता है। वो आदमी जैसे ही ओरियो पकौड़े खाता है, उसके पेट का दर्द खत्म हो जाता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई ओरियो पकोड़ा है। इसे खाते ही मेरे पेट का दर्द चला गया। लाओ भाई, एक प्लेट और खिला दो। कुलदीप उसको एक प्लेट और देता है। दूसरी ओर गांव में लोग बीमार होने लगते हैं, जिस वजह से सारे लोग अनिल और कुलदीप के ओरियो पकौड़े खाने लगते हैं। धीरे धीरे जमींदारनी की मैगी के ग्राहक ना के बराबर हो जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर जमींदारनी टीटू से कहती है, अरे क्या हुआ, इतना अच्छा धंधा चल रहा था, अचानक ग्राहक इतने कम क्यों हो गए? मालकिन, वो हमारी मैगी खाकर लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। और दूसरी ओर वो अनिल और कुलदीप कोई अजीब पकवान बेच रहे हैं। ओरियो पकोड़े। हाँ, ओरियो पकोड़े बेच रहे हैं, जिसे खाने के बाद सारे लोग ठीक हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कोई जादुई तरीके से ओरियो पकौड़े बना रहे हैं? जी मालकिन जी, कढ़ाई में वो लोग पकोड़े बना रहे हैं। वो जादुई कढ़ाई है, जिसे एक साधु आशीर्वाद के तौर पर उन्हें भेंट देकर गए थे। उस कढ़ाई में जो भी बनता है वो भी लजीज ही बनता है और बीमारियां ठीक कर देता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो वो कढ़ाई मेरे पास होनी चाहिए। जैसे ही रात होगी, हम दोनों जाकर उस कढ़ाई को चुरा लेंगे। पहले सबको धोखा देती थी, अब चोरी भी करने लग गई। चुप कर, जैसा कहती हूँ वैसा कर। जैसे ही रात होती है, रात के अंधेरे में जमींदारनी और टीटू दोनों ही अनिल और कुलदीप के ओरियो पकौड़े की दुकान पर आते हैं। वो दुकान खोलकर उसमें से वो कढ़ाई ढूंढने लगते हैं। कढ़ाई मिल जाती है। जैसे ही जमींदारनी और टीटू कढ़ाई को लेकर दुकान से निकलते हैं, वैसे ही वो देखते हैं कि सामने प्रधान, अनिल, कुलदीप और गांव वालों के साथ खड़े हैं। जमींदारनी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। प्रधान जी, आप? हाँ, मैं। जब कस्बे में लोग ज्यादा बीमार पड़ने लग गए थे, तब मैं तुम्हारी मैगी की जांच करने आया था। तभी मैंने तुम्हें तुम्हारे कामगार टीटू से बात करते हुए सुना। प्रधान जी, हमने खुद देखा है। ये वो लजीज बनाने वाली दवाई को मैगी में डालते हैं, जिस वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। प्रधान जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस चोरी से नहीं भाग पाओगी, और हमने तुम्हें कढ़ाई चुराते हुए भी देख लिया है। लालच में इतनी अंधी हो गई कि कस्बे वालों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर बैठी। क्या करोगी इतने पैसों का? क्या मरने के बाद 1 रुपए का सिक्का भी साथ लेकर जाओगी? तो किस बात का इतना लालच? तुम्हें और तुम्हारे कामगार दोनों को इस कस्बे से निकाला जाता है। चले जाओ और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। प्रधान और गांव वाले नीतू जमींदारनी और उसके कामगार टीटू को गांव से बेदखल कर देते हैं, और अनिल और कुलदीप के ओरियो पकौड़े पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं।
मीनू और राजू महाराष्ट्र के एक गांव में रहते थे। बचपन में ही उनके अम्मी अब्बू की मौत हो गई थी, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें पाला था। गरीबी के कारण उनके घर में गैस सिलेंडर नहीं था। तीनों सुबह सुबह जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाते थे। मीनू, तूने अभी तक कितनी लकड़ियाँ चुनी है? मैंने 15 लकड़ियाँ बीनी है बुद्धू, और तूने अभी तक सिर्फ 10 लकड़ियाँ बीनी है। दादी ये झूठ बोल रही है। इसने सिर्फ 10 लकड़ियाँ ही चुनी थी और फिर मेरी 5 लकड़ियाँ चुरा ली। तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम आपस में मुकाबला क्यों करते हो? अपना अपना काम करो और उसी में खुश रहो। एक दिन सब राजू, मीनू और उनकी दादी लकड़ियाँ बिन रहे थे। उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो तालाब की तरफ से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। कहीं कोई खतरनाक जानवर हुआ तो? बेटा, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें कम से कम एक बार तो देखकर आना ही चाहिए कि कौन कराह रहा है। तीनों तालाब के किनारे पहुँचे। उन्होंने झाड़ियों में से छिप कर देखा कि एक शैतान तालाब किनारे लेटा हुआ है और कराह रहा है। ये तो कोई डरावना शैतान लगता है। क्या हमें इसके नजदीक जाना चाहिए? तुम दोनों यहीं रुको, पहले मैं देखकर आती हूँ। दादी शैतान के पास गई तो उन्होंने देखा कि शैतान कई जगह से घायल है। ऐसा लग रहा था जैसे शैतान को पत्थर मारे गए हों। कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मा, मैं दरिया किनारे के एक टापू से यहाँ आया हूँ। तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं मांस नहीं खाता, इसीलिए मेरी कौम के लोगों ने मुझे टापू से निकाल दिया। जब मैं महाराष्ट्र पहुँचा तो लोग मेरी शक्ल सूरत देखकर डर गए और उन्होंने मुझे पत्थर मारे। मैं भागता भागता यहाँ तक पहुँचा हूँ। राजू और मीनू, झाड़ियों से निकल आओ, ये बुरा शैतान नहीं है। राजू, मीनू और दादी ने मिलकर शैतान के घाव धोए और खाने को फल दिए। ये फल हमने इस जंगल से ही तोड़े हैं। तुम ढूंढोगे तो तुम्हें यहाँ आम, जामुन और अंगूर के पेड़ मिल जाएंगे। अब दादी, राजू और मीनू जब भी लकड़ियाँ इकट्ठे करने जाते थे, शैतान से मिलकर आते। लेकिन एक दिन एक सरकारी अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। सुनो तुम तीनों, आज के बाद जंगल में मत आना। हुकूमत ने जंगल के दरख्तों की कटाई पर रोक लगा दी है। आप गलत समझ रहे हैं। हम कोई पेड़ नहीं काटते, सिर्फ जमीन पर गिरी हुई लकड़ियों को ही बीनते हैं। बढ़िया, ज्यादा दिमाग मत चला। एक बार मना कर दिया तो कर दिया। इस तरह तीनों के जंगल जाने पर रोक लग गई। लकड़ियों के अभाव में राजू, मीनू के घर चूल्हा जलना भी बंद हो गया। फल मिलने भी बंद हो गए। दादी अपनी जान पहचान की दुकान से राजू, मीनू के लिए कुछ सामान उधार लाया करती थी। ये लो बच्चों, बिस्कुट, नमकीन खाकर गुजारा कर लो। अब पता नहीं हमारे घर खाना कब बनेगा। कुछ दिनों बाद दादी जब दुकान पर पहुंची तो दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। तुमने अभी पिछला बकाया ही नहीं चुकाया है और अब फिर से सामान लेने आ गई हो। इस तरह तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी? एक काम करो, बच्चों को लेकर मुंबई चली जाओ और वहाँ कुछ काम धंधा करो। दादी ने घर आकर सारी बात राजू और मीनू को बताई। बच्चों, क्या तुम मुंबई चलोगे? हाँ दादी, मुंबई चलते हैं। मैं मुंबई देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मगर दादी, धंधा शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे दादा की अंतिम निशानी ये मंगलसूत्र मेरे पास रह गया है। इसे गिरवी रखकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। राजू, मीनू और दादी मुंबई चले गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज की रेहड़ी लगाएं। दादी, मुंबई का वड़ा पाव मशहूर है। वड़ा पाव की दुकान लगाते हैं। नहीं, वड़ा पाव तो हर जगह बिक रहा है। पूरी आलू की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, समोसा और ब्रेड पकौड़ा। नहीं, चाउमीन और डोसा। चाउमीन की रेहड़ी लगाएंगे क्योंकि चाउमीन के ठेले यहाँ कम हैं। उधर शैतान जंगल में परेशान हो रहा था।
वो जंगल में राजू, मीनू और दादी का इंतजार कर रहा था। समझ नहीं आ रहा कि ये राजू, मीनू और दादी अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं। कहीं वो मुझसे डर तो नहीं गए, या फिर कहीं वे मुझसे नाराज तो नहीं है। मुझे कम से कम एक बार उनसे मिलने जाना चाहिए। एक दिन शैतान ने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सरकारी अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई। वो बंदूक लेकर राक्षस के पीछे दौड़ा। शैतान तालाब में घुस गया और उसने पानी में सांस रोककर अपनी जान बचाई। अधिकारी जब चला गया तो शैतान बाहर आया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे राजू, मीनू और दादी से मिलना होगा। कहीं तीनों किसी मुसीबत में तो नहीं है। वे तीनों मुसीबत में फंसे हुए थे, क्योंकि मुंबई में उनका चाउमीन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी रेहड़ी के पास 2 और रेहड़ी वाले चाउमीन बेचने लगे। राजू, तुम घर पर चले जाओ और जमींदारों के खेत में मजदूरी कर लेना। यहाँ मुंबई में हम तीनों का खर्चा नहीं चल पा रहा है। रही बात हम दोनों की, तो मीनू और मैं यहाँ काम संभाल लेंगे। राजू गांव वापस आ गया। राक्षस चाचा से मिले कई दिन हो चुके हैं। मुझे उनसे मिलकर अपनी परेशानी उन्हें बता देनी चाहिए। एक रात राजू झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। सरकारी अधिकारी के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अधिकारी को नींद आई, राजू दबे पांव जंगल में घुस गया। शैतान एक पेड़ के ऊपर छुप कर रहता था। जैसे ही शैतान ने राजू को देखा, वो पेड़ से कूद पड़ा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था चाचा। और सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? यहाँ जिंदगी बहुत खराब है। सरकारी अफसर रोजाना गश्त पर आता है और मुझे उससे छिपकर रहना पड़ता है। तुम लोग कहाँ चले गए थे? कितने दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ? हम लोग मुंबई चले गए थे। दादी और मीनू अभी भी वहीं पर हैं। वहाँ हम लोगों का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं लौट आया। तुमने कौन सा कारोबार शुरू किया? चाउमीन की दुकान लगाई है। चाउमीन तो मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे ब्रेड पकौड़ा भी पसंद है। मेरी माँ मुझे चाउमीन ब्रेड पकौड़ा बनाकर खिलाती थी। चाउमीन पकौड़ा? हाँ, चाउमीन बनाने के बाद उसे बेसन में मिलाकर तल लो तो पकौड़ा चाउमीन बनकर तैयार हो जाती है। क्यों न दादी पकौड़ा चाउमीन बेचे? सही पकड़ा। आम चाउमीन तो बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, लेकिन तुमने अगर पकौड़ा चाउमीन बेचना शुरू किया तो तुम्हारी खरीदारी बहुत होगी। राक्षस चाचा, इस बार मैं अकेले मुंबई नहीं जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे पब्लिक में जाते हुए डर लगता है। डरो मत, मैं लोगों को भरोसा दिलाऊंगा कि तुम अच्छे शैतान हो। राजू ने अगले दिन सरकारी अधिकारी से बात की। चाचा, जंगल में एक शैतान रहता है। बराए मेहरबानी उसे मेरे साथ जाने दीजिए। शैतान हम सभी के लिए खतरा है, इसलिए मैं उसे जान से मार डालूंगा। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। वो शैतान मांस नहीं खाता, इसलिए उसके टापू के लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। जब वो इंसानों के बीच पहुंचा तो हम इंसान उससे डर गए और उसे पत्थर मारने लगे। लगता है उस शैतान के साथ बहुत ज्यादती हुई है। ठीक है, तुम शैतान को ले जा सकते हो। इस तरह राजू ने शैतान को जंगल से बाहर निकाला। सारे गांव वाले राजू को शैतान के साथ देखकर दंग रह गए। राजू शैतान को मुंबई ले आया और उसने शैतान को रेहड़ी पर खड़ा कर दिया। रेहड़ी पर बहुत से लोग आने लगे। वे शैतान के दर्शन करते और पकौड़ा चाउमीन खाते। इस तरह राजू, मीनू और दादी के पास से पैसों की कमी दूर हो गई और वे खुशहाल जीवन बिताने लगे। अगर उन तीनों ने शैतान की मदद नहीं की होती तो आज वे शैतान के दम पर पैसे नहीं कमा पाते। तभी तो कहते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल यकीनन मिलता है।